लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप वोट चोरी का झूठा नाटक कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, सही समय पे सही सवाल ना उठाना। हमेशा सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना हो या सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरने के लिए संसद के बाहर, रोड के बाहर मोर्चा निकालना हो, हमेशा हमलावर होने के बाद भी आज तक राहुल सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं? सबको लगा कि उन्हें उनका नेक्स्ट पीएम मिल गया है। 1947 हमारा देश आजाद हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलती है जवाहरलाल नेहरू को, जो 16 साल और 286 दिन तक पीएम रहे, जो आज भी सबसे बड़ा कार्यकाल बतौर पीएम उन्हीं का है। उसके बाद जिम्मेदारी मिलती है श्रीमती इंदिरा गांधी को। वो 1966 में प्रधानमंत्री की बागडोर संभालती हैं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, हिंदुस्तान के। मतलब एक ही परिवार के पास पीएम की कुर्सी की विरासत घूमती रहती है। मतलब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद एंट्री होती है 2004 में राहुल गांधी की, जब वो अमेठी से जीत कर आते हैं। हालांकि वो पुश्तैनी सीट थी, इसलिए आसानी से उनको जीत मिल जाती है। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता में एक अलग खुशी थी। सब लोग राहुल गांधी में राजीव गांधी को देखने लगे थे। सबको लगा कि उन्हें उनका नेक्स्ट पीएम मिल गया है। 2004 में ऐसा लगा कि स्वयं राजीव गांधी राहुल गांधी के रूप में आए हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक वो समय था 2004 में जब उपेक्षाएं थी बहुत, और आज एक समय है जब 2025 चल रहा है। अब तक सब कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, मंत्री नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी को ही देख रहे हैं, चाहे कितनी भी हार क्यों ना मिले, पर राहुल गांधी को ही अभी भी सभी कांग्रेस वाले नेक्स्ट पीएम बनाना चाह रहे हैं। इतना मेहनत करते हैं राहुल गांधी, इतना जोड़ तोड़ पसीना बहा रहे हैं, इसके बावजूद आखिरकार राहुल फेल क्यों हो रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा हो या वोट अधिकार यात्रा हो, हमेशा सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना हो या सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरने के लिए संसद के बाहर, रोड के बाहर मोर्चा निकालना हो, हमेशा हमलावर होने के बाद भी आज तक राहुल सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं? इसी सब मुद्दों पे, इसी सब बातों पे चर्चा करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इसी पे हम विश्लेषण करेंगे। सत्ता पक्ष बीजेपी कितना मजबूत है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर होता जा रहा है और होता जाएगा। आखिर कहाँ चूक रहे हैं राहुल गांधी? क्यों नहीं उन्हें वो सक्सेस मिल रहा है जो इंदिरा गांधी को मिला हुआ था? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। सही समय पे सही सवाल ना उठाना, सही मुद्दों नहीं उठाते हैं। अभी हाल ही में एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था। पूरे देश में यूपीएससी के अलावा कोई भी ऐसी सरकारी एग्जाम नहीं है जो ढंग से कंडक्ट हो रहा हो। एसएससी प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था। आपको कुछ नहीं करना था राहुल जी, बस ये प्रोटेस्ट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मैं क्या, पूरा देश का यूथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होता था। अभी बारिश का मौसम आया, कई रोड टूट गए, उजड़ गए और कई ब्रिज ढह गए। इतने रोड थे जो उद्घाटन से पहले ही ढह गए। बहुत सारे, बड़ोदरा में ब्रिज गिरा, एमपी में गिरा, महाराष्ट्र में ब्रिज गिरा। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से 3 साल में टोटल 21 ब्रिजेस, जिसमें 15 बन चुके थे, 15 बन चुके थे ब्रिजेस और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ऐसे बयान रोड मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में खुद बताया है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, यहाँ पे सब एनडीए के गवर्नेंस में ही इंफ्रास्ट्रक्चर हुई है। एनडीए के गवर्नेंस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुई है, बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। उसके ऊपर आप बीजेपी पे करप्शन के चार्जेस भी लगा सकते थे, उन्हें घेर सकते थे आप ये मुद्दों पे, लेकिन आपने नहीं घेरा। बिहार में एम्स दरभंगा जो 2015 में अनाउंस हुआ था बनने के लिए, वो आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है राहुल जी। बिहार में कोई अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी नहीं है। इन सब मुद्दों पे आपको बीजेपी को घेरना था, आप बीजेपी को घेर सकते थे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप वोट चोरी का झूठा नाटक कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसपे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप बोलते हैं महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर आए, जबकि सच्चाई ये है कि पुराने जैसे होते आ रहा है, पुराने ट्रेंड के हिसाब से 40 लाख वोटर ज्यादा ऐड हुए हैं, जो नॉर्मल है। और जो संस्था आपको ये डेटा दी है, वो संस्था का जो हेड है, जिसका नाम संजय कुमार है, वो खुद अपनी पोस्ट को डिलीट कर देता है और वो बोलता है कि उसने जो डेटा आपको प्रोवाइड किया है राहुल जी, वो गलत है। आप किस आधार पे गलत डेटा ला के देश को गुमराह कर रहे हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा करते हैं, तब पहले सुबोध कुमार आते हैं, बोलते हैं उनका एसआईआर के बाद उनका वोट कट गया, और बाद में भी ये दावा हर दावा की तरह गलत ही सिद्ध हो जाता है। भैया आइए आइए, तो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेवरा पंचायत के महरत गांव निवासी
सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ। और उसके बाद में सुबोध कुमार की एंट्री होती है। वही सुबोध कुमार जिनका वोट कटा था, वो आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट निकलते हैं। उनका नाम कभी था ही नहीं वोटर लिस्ट में जो कट किया जाए। चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया ने ट्वीट किए उसके बारे में। उसके बाद राहुल गांधी के प्रोग्राम में एक रंजू देवी करके एक महिला आती है। वो कहती है कि उनके साथ साथ उनके पूरा परिवार का वोट काट दिया गया है। आप भी देख सकते हैं अंजू, उनका वीडियो देख सकते हैं। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें उसमें नहीं नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। इसके बाद मिंटा देवी का पोल आते हैं वो, और हर मिंटा देवी की फोटो वाले टी शर्ट पहन के पूरे कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते हैं। संसद के बाहर, रोड पर, वैन में भरते हैं, पुलिस वैन में जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। राहुल गांधी हमेशा मोदी का नाम अडानी और अंबानी के साथ जोड़कर हमलावर रहते हैं। हमेशा वो आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाती है। सिर्फ 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन बिहार की मोदी सरकार ने अडानी को दे दी। और ये मुद्दे पे राहुल बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे। चाहते तो राहुल बीजेपी को घेर सकते थे। ये जमीन मामला क्या है शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको जानकारी देता ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 2010 में बिहार सरकार ने भागलपुर में थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई थी, 2010 में, याद रखिएगा। और 2014 में ये प्लांट लगाने का टेंडर एनएचपीसी कंपनी है उसको दे दिया जाता है। लेकिन लोकल ऑफिसर उसमें थोड़ा घोटाला कर देते, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा घोटाला कर देते। और 2016 में एनएचपीसी का टेंडर जो रहता है वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद 2018 में सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वहां के किसान के विरोध के कारण सोलर प्लांट को कैंसिल कर दिया जाता है। अब भागलपुर में 2025 में 1020 एकड़ जमीन को थर्मल पावर प्लांट लगाने पर योजना गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें 4 कंपनी टेंडर भरती है। अब अडानी सबसे कम दाम पर बिजली पैदा करने की बात करके टेंडर जीत जाते हैं। इसके बदले सरकार 1 रुपये प्रति एकड़, याद रखिएगा मैं वापस से बता रहा हूँ, सरकार इसके बदले 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन पर उनको मुहैया कराती है जगह। अब ये करप्शन है या नहीं है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। लेकिन सरकार से सवाल राहुल गांधी को जरूर पूछना था। लगभग पिछले 10 सालों से राहुल गांधी रटते आ रहे हैं कि ईवीएम हैक है, बीजेपी ईवीएम हैक करती है। हमेशा एक नैरेटिव फैलाए हैं देश में, झूठा नैरेटिव फैलाया है कि ईवीएम हैक हो सकता है। और इतना ये नैरेटिव सक्सेस चला कि बहुत लोगों को लगा कि ये बात सच हो सकती है। बोस्टन जाके, इंडिया नहीं बोस्टन में जाके राहुल कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। जो पार्टी, याद रखिएगा, जो पार्टी हार जाती है वो वहीं से हल्ला करने लगती है कि ईवीएम हैक है, और जहां से जीत जाते हैं वहां वो चुप हो जाते हैं, वहां पे उनके लिए ईवीएम सही हो जाता है। बीजेपी पिछले विधानसभा इलेक्शन में वेस्ट बंगाल हारी, पंजाब हारी, जम्मू हारी, कश्मीर हारी, जम्मू कश्मीर हारी, तेलंगाना हारी, झारखंड हारी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हारी। इतने राज्य हारने के बावजूद बीजेपी वाले कहीं कभी कोई एलिगेशन नहीं लगाए, कभी बीजेपी वाले ने नहीं बोला कि ईवीएम हैक है। इसके उपरांत बीजेपी हार रही है और कांग्रेस वहां जीत रही है, तो वहां पे सही है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ये दिखाया कि ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन वो जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिखाया विधानसभा में वो ओरिजिनल ईवीएम पे नहीं था दोस्तों, उसकी एक कॉपी की थी। वो कॉपी पे उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद 3 जून 2017 को हर एक पार्टी को चैलेंज किया कि आइए और प्रूफ कीजिए। जिस पार्टी को लगता है ईवीएम हैक हो सकता है वो दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को लाए और ईवीएम हैक करके दिखाए। लेकिन दोस्तों
आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी पार्टी आगे नहीं आई, ना एसपी आई, ना बीएसपी आई, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो जाते और ईवीएम हैक नहीं होता तो बहुत किरकिरी होती पार्टी की और इससे वोटों पे भी असर पड़ सकता था। इसके लिए कोई नहीं गया, इनको सिर्फ बाहर चिल्लाना है। इसके बाद उस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया। इनके खुद के सहयोगी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अब बंद करो ईवीएम पे रोना। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि कहीं जीते तो ईवीएम सही और कहीं हारे तो गलत। इनके खुद के सहयोगी उमर अब्दुल्ला। A problem with election results, then I need to have it when I won as well. So what you hear from the Congress in terms of its reservations about the process of elections, etc., this is all the Congress's own. Don't share it simply because I'm not given to making excuses for things that I don't succeed at. If I have a problem with election results, then I need to have it when I won as well. My party did better than we expected in the October Assembly elections. Nobody expected us to get this number of seats. If the government wanted to fiddle with these elections, If they'd taken a handful of seats from me and given it to, let's say, Altaf Bukhari or something like that, would you really have thought that that had been daylight robbery? You guys would have probably thought that it's part of the district division of votes. So if I don't have a problem with the way elections are conducted, when I win, I certainly can't have a problem with the way elections are conducted because I've lost. अब हम बात करेंगे चैप्टर 3, क्यों राहुल फेल हो रहे हैं। चैप्टर 3 बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि ये मेन मुद्दा हो सकता है। एक गैर जिम्मेदार लीडर ऑफ अपोजिशन। सिंदूर ऑपरेशन आप सभी को याद होगा। सिंदूर ऑपरेशन के ठीक 2 दिन बाद राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। सिंदूर ऑपरेशन के ठीक 2 दिन बाद सवाल उठाना ऑपरेशन और देश के जवानों पे, सरकार पे कि ये ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। पुलवामा अटैक के बाद ये पूछना राहुल गांधी के द्वारा कि भाई ये किसको फायदा हुआ है ये अटैक से। लद्दाख में चाइना द्वारा जमीन हड़पने के मुद्दे पे भी सरकार को झूठा ठहरा के जब राहुल गांधी अपना नैरेटिव बनाते हैं तब हमारे देश और हमारे जवानों का सम्मान कम और कमजोर होता है दोस्तों। कनेक्टिविटी यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। फॉरेन जाते हैं राहुल गांधी और हमेशा देश की बुराई करते हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ऐसे बयानों से देश की छवि खराब होती है और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता ही नहीं, बल्कि पूरा देश नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हो दोस्तों, एसपी, बीएसपी या कोई भी पार्टी से जुड़ा हो, आम आदमी पार्टी से, एनसीपी से, शिवसेना से, किसी भी पार्टी से, हमारे लिए सबसे पहले भारत प्रथम है, इंडिया फर्स्ट है। कई लोगों को लगता है कि राहुल को ये देश का पीएम बना देना चाहिए। उन्हें लगता है कि यही है जो युवा की बात करते हैं, यही है जो देश की बात करते हैं, यही है जो संविधान को बचाने के लिए आगे निकले हैं, यही है जो इंडिया को अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। पर कोई ये नहीं समझता दोस्तों कि राहुल बहुत देश की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, देश बचाने की बात करते हैं। लेकिन हैरानी आपको ये होगी दोस्तों सुन के कि राहुल गांधी कभी भी देश के इवेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी वाइस प्रेसिडेंट का शपथ समारोह था जिसमें देश के कई नेता शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह एब्सेंट थे। अभी मानसून सत्र भी गया दोस्तों, और जहां पे राहुल गांधी की प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ 50% दर्ज की गई थी। सिर्फ 50% और राहुल गांधी मानसून सत्र में मौजूद थे। आखिरी दिन मानसून सत्र का जिस दिन था वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह नाराज थे। 15 अगस्त को आज़ादी के दिन जब सब बड़े नेता मौजूद थे लाल किला पे, राहुल गांधी वहां पे भी मौजूद नहीं थे। 26 जनवरी का दिन आता है, वहां पे भी राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं। ये हमेशा अपने एब्सेंट को ही लेके सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर कोई नेता देश का इतना ही सम्मान करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करता है, ऐसे मौकों पे वो एब्सेंट क्यों हो जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ। इसके बजाय वो कभी भी विदेश घूमने चले जाते हैं, वो भी बिना बताए किसी को। सीआरपी अपने कितने बार लिखित में कंप्लेन दिया है कि वो एक देश जाते हैं, वहां से कहीं और चले जाते हैं। उनके विदेश यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं होता है दोस्तों, ना मीडिया को, ना आपको, ना हमको। ये हमेशा टूर पर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये कहाँ कहाँ पर लास्ट टाइम और किस जगह पर गए और कौन से महीने में गए। जैसे जुलाई में बहरीन और कतर घूमने चले जाते हैं वो, उसके बाद में जून में लंदन जाते हैं घूमने के लिए, अप्रैल में यूनाइटेड स्टेट और यूएई जाते हैं, मार्च में वियतनाम जाते हैं, हमेशा वो जाते रहते हैं, और दिसंबर में तो इटली गए थे वो। ठीक है, इसी तरह ऑन एन एवरेज अगर राहुल गांधी देखा जाए तो 12 महीने साल में 2 महीने वो बाहर ही रहते हैं। और जब आते हैं, जब वो विदेश यात्रा से आते, आप हमेशा गौर कीजिएगा, तुरंत वो ईवीएम, राफेल वोट, चोरी, अडानी अंबानी, संविधान खतरे में है लेके हंगामा शुरू कर देते हैं। इसके लिए कई मामले में सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी को बार बार फटकार लगा चुकी है। कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदुत्ववाद के नाम पे वोटों की रोटी सेकती है, लेकिन राहुल गांधी अपने विचारों से, हरकतों से वो रोटी पे घी लगा के बीजेपी वालों को खिला दे रहे हैं और वो अपनी राजनीति जड़ों को कमजोर करते जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है। दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो वो भी धर्म की राजनीति करते हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, एसपी हो गई, बीएसपी हो गई, शिवसेना हो गई, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो सब जाति की राजनीति करते हैं। दोस्तों, आप साउथ में चले जाइएगा, वहां की बहुत सारी पार्टियां भाषा की राजनीति करते हैं। आप वोटर हैं, आपको समझना होगा कि किसके हाथों में हिंदुस्तान का फ्यूचर बेहतर है। दोस्तों, ये सब मेरी अपनी निजी राय है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आज हम होंगे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।